विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच कई घंटों तक चली बातचीत खत्म हो गई है। आज की बैठक में भी बात पूरी तरह तो नहीं बनी, लेकिन 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। बैठक में किसानों की तरफ से 40 किसान संगठन के नेताओं ने हिस्सा लिया था। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। काफी देर तक, तकरीबन 5 घंटे तक ये बातचीत हुई है, जिसमें जो 4 किसानों ने मुद्दे रखे थे उनमें से 2 मुद्दों पर फिलहाल सहमति बन गई है। हालांकि जो अगली बैठक है उसकी तारीख भी तय हो गई है। अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। जिन 2 मुद्दों पर सहमति बनी है उनमें से एक पराली और दूसरा बिजली का मसला है। दरअसल किसानों ने कुल 4 मांगे अपनी रखी थी सरकार के सामने, जिसमें से पहली मांग ये थी कि सरकार कृषि कानूनों को कैसे वापस लेगी, इसका एक रोड मैप सरकार बताए। दूसरा एमएसपी को लेकर मांग थी, तीसरा पराली और चौथा बिजली को लेकर मांग थी। तो पराली और बिजली वाली मांग पर आज रजामंदी बन गई है, लेकिन अभी भी 2 मसले हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाली 4 जनवरी की जो बैठक होगी उनमें उन 2 मसलों पर भी कुछ न कुछ सहमति बन जाएगी। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। सरकार और किसान नेताओं का कहना है कि आज की बातचीत सकारात्मक रही है। किसान नेता राकेश टिकैत से जब हमने बातचीत की, उनका क्या कहना था आज की इस बैठक को लेकर, वो देखिए। पुराली वाला इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी जी। तो 5 घंटे करीब बातचीत हुई है सरकार के मंत्रियों और किसानों के बीच में। करीब 40 किसान संगठन के नेता थे जो इस बैठक में शामिल हुए थे और कम से कम आधा ही सही, लेकिन कुछ तो समाधान निकला। मैं सीधा चल रहा हूं, मेरे साथ 2 संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं लाइव। मैं ब्रजेश पांडे के पास चलूंगा। ब्रजेश पांडे विज्ञान भवन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विज्ञान भवन वो जगह है जहां पर लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है और सिंघू बॉर्डर पर ऐश्वर्या जैन मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पहले विज्ञान भवन चल रहा हूं। ब्रजेश, कम से कम अच्छी बात आज पॉजिटिव ये रहा कि एक डेडलॉक टूटा है। 22 दिन बाद बातचीत हुई सरकार और किसानों के बीच, और कम से कम जो हर बार ये रहता था कि बेनतीजा खत्म हुई, अल्टीमेटली एक रे ऑफ होप जरूर दिख रही है कि आगे आने वाला वक्त जो है कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है किसानों का वो खत्म होगा, सहमति बनेगी। आज 2 मांगों पर रजामंदी बनी है। देखिए, ये जो 2 मांगे जिन पे रजामंदी बनी है, इसमें शुरू से ही सरकार का रुख बड़ा नरम रहा है। सरकार
सरकार ने साफ तौर पे पहले ही साफ कर दिया था किसानों को कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर जो उनकी आशंकाएं हैं वो अभी केवल ड्राफ्ट स्टेज पे है। सरकार वो ना बिल बना है ना सरकार उसको इंट्रोड्यूस कराएगी यदि किसानों को दिक्कत हो। इसके अलावा जो पराली जलाने पर किसानों के ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा उसको भी लेकर सरकार की रुख नरम थे और आज दोनों किसानों यूनियन और उनके बीच बातचीत में यह समझौता हो गया कि किसान की ये 2 मांगे थी उस सरकार ने मान ली। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है और जिसको पहले दिन से किसान संगठन कह रहे हैं वो ये है कि इसको तीनों कृषि कानून को लेकर क्या सरकार उनको रिपील करेगी और यदि नहीं करती है तो सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि कई लोगों का यह मानना है कि जिस तरह से आज 2 मांगे मानी गई हो सकता है किसान संगठन भी बीच का रास्ता तलाश रहे हो और वो बीच के रास्ते के थ्रू इस बातचीत को इस मामले को बातचीत के द्वारा हल करें। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, ऐश्वर्या इसमें बेहतर रोशनी डाल पाएगा कि वहां सिंघू बॉर्डर पर अभी भी 3 किसानों को लेकर वहां का क्या ओपिनियन है और उनका क्या कहना है। बिल्कुल, मैं सीधा ऐश्वर्या के पास ही चल रहा हूं क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर ही जो ज्यादातर किसान नेता हैं वो मौजूद रहते हैं, वहीं पर ही सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की जाती हैं। ऐश्वर्या, क्या इस वक्त सिंघू बॉर्डर से तस्वीर है, किस तरह की खबरें, किस तरह की हलचलें वहां पर सामने आ रही हैं? 22 दिन बाद एक डेडलॉक टूटा, बातचीत होती है, एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है, आज नेगेटिव नोट पर खत्म नहीं हुई है। वहां पर किस तरह की बातचीत चल रही है, किस तरह के रिएक्शंस वहां पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सकारात्मक सोच के साथ तमाम किसान नेता यहां से विज्ञान भवन की तरफ गए थे और सकारात्मक ही आज की बैठक खत्म हुई है। इसका साफ संकेत इस बात से मिलता है कि 2 बातों पर साफ तौर पर सरकार और किसान नेताओं की रजामंदी बन गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इन 2 जो मुद्दे थे, इन दोनों मुद्दों पर किसान नेता पहले ही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार मान जाएगी। लेकिन अभी भी जो डेडलॉक वो कायम है, वो इन 3 कृषि कानूनों पर कायम है। हमारी कई किसान नेताओं से बात हुई और जो किसान नेता विज्ञान भवन से चलकर अब सिंघू बॉर्डर की तरफ दोबारा आ रहे हैं, उनके इंतजार में तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे की रणनीति तय होगी कि किस तरीके से अब 4 तारीख को जो अगली मुलाकात होनी है उस पर क्या विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी वजह से कल 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन, उस वक्त किसान अपने एक ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं और तमाम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के किसानों से आग्रह किया है कि वो आए सिंघू बॉर्डर और ये जो नया साल का पर्व है वो इन किसानों के साथ बनाए, जिससे इनका हौसला बना रहे। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रजेश पांडे, आपका भी शुक्रिया। और किसानों ने क्या कहा है इस बैठक के बाद, उस पर एक नजर डालते हैं। तो एक ये 3 कानून वाला, ये दोनों इशू पे 4 तारीख को 2 बजे बात होगी और आज बड़ी पॉजिटिव बढ़िया मीटिंग हुई, अच्छे माहौल में हुई है। उन्होंने हम लोगों का खाना खाया, हमने उनकी चाय पी है। आज अच्छे माहौल में जो मीटिंग बड़े सकारात्मक माहौल में हुई है। उसमें 4 मांगे थी हमारी, खेती कानूनों को रद्द करना, MSP और बिजली जो संशोधित बिल है जो प्रस्तावित उसको वापस लेना, और चौथा है पराली वाला। सरकार ने हमारी 2 मांगे हैं जो मान ली है। बिजली बिल है जो उसको वापस ले लिया गया है और उसके बाद जो पराली वाला है उस पर कोई जुर्माना वगैरह की प्रोविजन खत्म कर दी गई है, वो भी वापस ले लिया गया। आगे है और 3 कानूनों पे क्या हुआ? MSP और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला। सरकार के साथ जी बातचीत हुई है उसका निष्कर्ष आपके सामने आ गया। 4 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी। सरकार ने जो बोला है हम उस पर विचार करेंगे, पर हमारा जो 3 कानून रिपील करने का मामला है वो वहाँ का वहाँ खड़ा है। अभी उसके मामले में हम सरकार की कोई बातचीत नहीं मानी, तो ना मानने को तैयार हैं। जो वो कमेटी बनाना चाहते, हम उस पर आश्वस्त नहीं हैं। और विज्ञान भवन में आज की बैठक में सरकार की ओर से किसानों को समझाने की पूरी कोशिश हुई। इस दौरान एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई। बैठक के दौरान किसान नेताओं के लिए गुरुद्वारे से लंगर आया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने भी किसानों के साथ लंच ब्रेक के दौरान ये लंगर ही चखा। इसके जरिए सरकार की तरफ से एक अच्छा संकेत देने की कोशिश की गई है। उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब आप ये टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब किसानों के लिए लंगर से खाना आया था, तो वही लंगर दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने जो इस बैठक में मौजूद रहे थे किसानों के साथ
इस लंगर को उन्होंने चखा है। कि किसानों के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकल आएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एमएसपी को लेकर किसानों को दरअसल भ्रमित किया जा रहा है। करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बैठिए तीनों बिलों को लेकर, क्लास बाय क्लास डिस्कशन करिए। आपको कहीं लगता हो और बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को साथ बैठाने की, उनको भी बैठाइए। सरकार आपके साथ बातचीत करने को तैयार है। कम से कम इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। पहले मैं दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है जो चाहे वो बोल दे। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। हालांकि इस बीच किसानों को लेकर सियासत भी गर्म रही। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। कांग्रेस खुलकर किसान आंदोलन के साथ है। राहुल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मशाल जुलूस निकालकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी बीच कांग्रेस की रैली जब कैंट थाने के बेतियाहता चौके पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने कहा कि रैली के लिए कांग्रेस की ओर से इजाजत नहीं ली गई थी। इसी बात पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई और मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी ने राज्यपाल पद से जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रुख किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि धनखड़ सार्वजनिक रूप से राज्य के प्रशासन और सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर असंवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। पार्टी सांसदों की टीम ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है, जिसमें धनखड़ द्वारा हाल में संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। पत्र पर संसद के दोनों सदनों में पार्टी के वरिष्ठ सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, डेरेक ओब्रायन शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि राज्यपाल राज्य के प्रमुख होने के नाते संवैधानिक मापदंडों के तहत काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि वो भयभीत है। लेकिन आज ममता बनर्जी की एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी खाना खाते हुए नजर आई, खाना बनाते हुए नजर आई। ममता बनर्जी शांति निकेतन के दौरे पर थी, जहां पर वो गांव में एक परिवार के घर गई। उन्होंने एक कढ़ाई में खाना पकाया। मुख्यमंत्री को इस तरह से खाना बनाते देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी को शिकस्त देते हुए अंबाला मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। हरियाणा में स्थानीय चुनाव के नतीजे आज घोषित हुए, जिसमें कांग्रेस के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा दिखा। लेकिन अंबाला, जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का गढ़ माना जाता है और जहां कांग्रेस मजबूत भी रही है, वहां जन चेतना पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया। ढोल नगाड़े के साथ जीत के जश्न की ये तस्वीरें कई मायनों में ऐतिहासिक हैं।
एक बड़ा उलटफेर करते हुए हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया। ये नतीजा इसलिए अहम है क्योंकि अंबाला के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में लोगों ने हरियाणा जन चेतना पार्टी का साथ दिया। जीत है, अंबाला वासियों की जीत है, ये उनका प्यार और आशीर्वाद है। मैडम, आपने काम किया, काम करेंगे नारे पे आपको लगता है कि जनता ने विश्वास किया है? जी हाँ, बिल्कुल विश्वास किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है विनोद शर्मा जी कार्यकाली शक्ति उन्होंने देखी है और इस वजह से उन्होंने विश्वास जताया है कि जैसे पहले काम हमने किया है उसी तरह से हम फिर काम करेंगे। किसान आंदोलन के बीच अंबाला नगर निगम का चुनाव बेहद रोचक रहा। हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के सामने बीजेपी की उम्मीदवार वंदना शर्मा थी, जबकि कांग्रेस ने मीना अग्रवाल को मुकाबले में उतारा था। मुकाबला कांटे का लग रहा था, लेकिन नतीजे में शक्ति रानी शर्मा की शानदार जीत सामने आई। इसके साथ ही शक्ति रानी शर्मा अंबाला की पहली महिला मेयर चुनी गई हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस जीत का क्रेडिट अंबाला की जनता को दिया। और जीत जो है वो लोगों की जीत है अंबाला की, और हमें खुशी है लोगों ने सही उम्मीदवार को चुना। अमूमन देखा जाता है सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया IMT का, रोजगार की बात की आपने, और इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं वो बड़े चुनावों में देखे जाते हैं, लेकिन इस निगम चुनाव में और जिस तरह से क्या कनेक्ट कैसे समझते हैं कि ये चुनाव छोटा है? 1,87,000 वोट है, कैसे समझते हैं कि चुनाव छोटा है? बड़ा चुनाव है जी, पूरे अम्बाले की कंस्टिट्यूंसी की वोटिंग हुई है। देखिए, भ्रष्टाचार पर चोट माने इसको ईमानदारी की सरकार। देखो, हम अपने लिए कह सकते हैं कि ईमानदारी से काम करेंगे। जब कोई ईमानदारी से काम करता है तो भ्रष्टाचार खत्म होता ही है। अंबाला से 2 बार विधायक रहे विनोद शर्मा की पार्टी ने नगर निगम चुनाव में रोजगार और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। इसके अलावा शहर में साफ सफाई को बेहतर करने का वादा किया। शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश देखते ही बन रहा है। तो शक्ति रानी शर्मा जी और विनोद शर्मा जी का जो परिवार है वो हमेशा अंबाला की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता आया है, और इस बार भी शक्ति रानी शर्मा जी और विनोद शर्मा जी ने जो चुनावी वायदा किया था अंबाला की जनता से, उसके ऊपर 100% खरा उतरेंगे। इधर जीत का ऐलान हुआ, उधर हरियाणा जन चेतना पार्टी में जश्न की लहर दौड़ गई। शक्ति रानी शर्मा और विनोद शर्मा के साथ उनके पूरे परिवार ने रोड शो किया। बड़ी तादाद में जुटे समर्थकों के साथ ये रोड शो शहर के मुख्य इलाकों से गुजरा। अब आप देख सकते हैं एक बड़ा काफिला मोटर बाइक्स पर, उसके पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं जिस पर खुद मेयर शक्ति रानी शर्मा, अंबाला की नवनियुक्त मेयर और पहली महिला मेयर जो है शक्ति रानी शर्मा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप जो उनके साथ उनके सुपुत्र कार्तिकेय शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लगातार प्रचार को आगे बढ़ाए हुए थे। एक एक दरवाजे पर वो गए, वोट उनकी ओर से मांगा गया, ना केवल उनके द्वारा बल्कि परिवार के तमाम सदस्य। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, इसके साथ साथ पुत्र वधुओं की बात करें तो ऐश्वर्या शर्मा, प्रीति शर्मा व साथ ही साथ कार्तिकेय शर्मा व सिद्धार्थ शर्मा जो है लगातार जनता के बीच में थे। एक समन्वय बनाया गया बदलाव के लिए। अब जो है जो बदलाव है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। एक लंबा काफिला, एक लंबा जन समूह यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है। अंबाला के नगर निगम चुनाव में हरियाणा जन चेतना पार्टी की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि कुल 20 पार्षदों में से हरियाणा जन चेतना पार्टी के 7 पार्षद जीते हैं, वहीं बीजेपी के 8 पार्षद और कांग्रेस के 3 पार्षद चुने गए हैं। पार्षद की 2 सीटें हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली हैं, यानी पार्षदों के लिहाज से भी हरियाणा जन चेतना पार्टी बीजेपी से सिर्फ 1 सीट कम है, जबकि कांग्रेस से कहीं आगे निकल गई। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में रात को एक शख्स अपने स्कूटर पर लाश लेकर घूमता दिखाई दिया। वो जिन रास्तों से गुजरा वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में वो कैद होता चला गया। लाश के बारे में अगले दिन सुबह पता चला जब एक खाली प्लॉट से एक युवक की लाश बरामद की गई। पुलिस शव की पहचान करने के लिए आसपास के थानों और RWA से संपर्क में है। पुलिस ने रस्सी से गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। मारे गए युवक की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। युवक के गले में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ था। पुलिस को लगता है कि हत्या करने वाला जो आरोपी है वो ये स्कूटर वाला शख्स ही है जो लाश को लेकर रात को घूम रहा था।